नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू में। रोज़ की तरफ फिर से टेस्ट करेंगे हिस्टोरी का, जिसमें जीके हिंदी में है और गुप्त वंश से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो हम लोग जैसे जानते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। तो हमारे सी नंबर आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर को बता सकते हैं। अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज़ आंसर बताएं, मेरे कमेंट करें। अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया आंसर बताएं, नहीं तो हम बता रहे हैं गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों। बी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही है, कुषाणों के सामंत थे। अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात नहीं तो आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। चलिए आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं। चलिए आप लोग जानते हो तो आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग हमको आंसर दे सकते हैं, कृपया कमेंट में बताएं। तो हमारा क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। कौन किया? तो हमारा आंसर है चंद्रगुप्त ने। कौन है? चंद्रगुप्त। बी नंबर आंसर मेरा बिल्कुल सही है। बी नंबर आंसर मेरा बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त ने। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग अगर जानते हो तो बता सकते हैं। मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रयाग इलाहाबाद प्रशक्ति अभिलेख किसके संबंधित है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग जानते हो तो बता सकते हैं। प्रयाग इलाहाबाद प्रशक्ति अभिलेख किसके संबंधित है? किससे संबंधित? अगर आप लोग जानते हो तो बताएं, प्लीज़ कमेंट करें। प्रयागराज इलाहाबाद प्रशक्ति अभिलेख किससे संबंधित है? प्रयागराज इलाहाबाद प्रशक्ति किससे संबंधित है? तो मेरा आंसर है समुद्रगुप्त से। मेरा आंसर है समुद्रगुप्त से। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त से। प्रयागराज इलाहाबाद प्रशक्ति अभिलेख किससे संबंधित है? प्रशक्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। चलिए मेरा ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब 5 नंबर की तरफ अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया कमेंट करके बता सकते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित जो नीचे दिया हुआ है उसमें से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणित था। गुप्त शासन के दौरान यानी कि गुप्त के शासन के दौरान निम्नलिखित यानी कि नीचे दिया हुआ ऑप्शन में से कौन ऐसा महान व्यक्ति था जो खगोल विज्ञान और गणित के ज्ञाता था? कौन था? तो आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट में। आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट में। तो हमारा सी नंबर आंसर बिल्कुल सही। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही। आर्यभट्ट, जिन्होंने सोने का खोज किया। किनका? सोने का। कहाँ से? नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ से? नालंदा विश्वविद्यालय से सोने का खोज। जीरो का खोज। चलिए हमारे लोगों का अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन को जल्दी देख लेते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया कमेंट करके बता सकते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की जो गुप्त शासक था उसका सरकारी दरबारी भाषा क्या था? सरकारी दरबारी भाषा क्या था? आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं। सरकारी दरबारी भाषा क्या था? सरकारी दरबारी भाषा क्या था? तो हम लोगों का ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर संस्कृत बिल्कुल सही है। जी, संस्कृत हम लोगों का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? सरकारी दरबारी भाषा थी तो संस्कृत। सरकारी दरबारी भाषा हमारे लोगों का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोगों का क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर पर चलते हैं। तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। जी, 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया बता सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं आंसर तो कृपया बताएं, हमें कमेंट करके बताएं।
इतिहासकार बी.एम. स्मिथ, इतिहासकार कौन? बी.एम. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर यानी कि विजय से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? किसकी विजयों से हमारे इतिहासकार बी.एम. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? किसको भारत का नेपोलियन कह के पुकारा? किसको? चलिए, अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर कौन? डी बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त को। इतिहासकार बी.एम. स्मिथ ने किसको विजयों प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर बुलाया? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। चलिए चलते हैं अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। मेरा अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा, गुप्त वंश का कौन राजा? तो गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो कौन है मैं बता रहा, अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया बता सकते हैं कौन था आप लोग बताएं, प्लीज़ बताएं, कमेंट करें। हम लोग बता रहे हैं, अगर आप लोग नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुमारगुप्त। ए नंबर सॉरी मेरी गलती हो गया, मेरा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मेरा कौन था? तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी नंबर। होता है, कभी कभी हो जाता है। चलिए, मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेरा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से। मेरा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, कौन नंबर? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म, बी नंबर बौद्ध धर्म। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 13। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो प्रसिद्ध हुआ वो कौन था? आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कौन था? तो मेरा सी नंबर ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही है, नालंदा। उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, तो नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त में प्रसिद्ध हुआ था। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। तो हम बता रहे हैं एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। एरन, मेरा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। चलिए, मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? अगर आप लोग जानते तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं। ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, जो कि डी होना चाहिए था, यहाँ पे डी होना चाहिए था। तो फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहान चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। जी, मेरा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, फहान चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। फहान चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। चलिए, मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 16। मेरा 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति का गुप्त काल ही स्वर्ण युग था, गुप्त काल ही स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का गुप्त काल ही स्वर्ण युग था। चलिए, मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 17। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 17। एक मिनट होल्ड कीजिए, शुरू करते हैं। फहान कहाँ का निवासी था? 17 नंबर क्वेश्चन है, फहान कहाँ का निवासी था? फहान कहाँ का निवासी था? मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है, फहान कहाँ का निवासी था? तो फहान चीन का निवासी था। फहान कहाँ का निवासी था? चीन, जो अभी हम लोगों को उनसे कुछ मैटर चल रहा है, चीन से भी हम लोगों को कुछ मैटर चल रहा है। फहान कहाँ का निवासी था? तो
इस्फहान चीन का निवासी था। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 18। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 18। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन। सेतु बंध का रचनाकार कौन था? तो प्रवर सेन था। प्रवर सेन कौन से? प्रवर सेन। किस वंश का शासक था? सेतु वंश का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? तो अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें आंसर दे सकते हैं। तो हम बता दे रहे हैं आपको, मेरा यहाँ सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या नंबर? सी नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस वंश का था? तो वाकाटक का। किस वंश का? वाकाटक का यहाँ मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाकाटक, सी नंबर। सेतु वंश का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 19। कौन? 19। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? यानी कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज से बुलाया गया? तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन है बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग जानते थे कृपया हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन का शासक को कविराज कहते हैं? यहाँ मेरा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी नंबर, समुद्रगुप्त को। यहाँ किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो सी नंबर यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 20। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 20। मेरा अगला, अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें आंसर दे सकते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोप कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोप कहा गया? अगर आप लोग जानते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोप कहा गया? तो मेरा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोहोम स्तंभ लेख से। किस स्तंभ लेख से? तो कोहोम स्तंभ लेख से। किस स्तंभ लेख से? तो कोहोम स्तंभ लेख से। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 21। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए गुप्त वंश से अनुमति मांगी? अगर आप लोग जानते थे कृपया आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोग जानते थे कृपया ऑप्शन दे सकते हैं। तो मेरा बी नंबर यहाँ आंसर बिल्कुल सही है। बोध गया। कहाँ मांगा था श्रीलंका के राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त से अनुमति? तो बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगा था। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 22। मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 22। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो अब अगर आप लोग जानते तो बता सकते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 23। समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया? समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया? समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया? तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि चांदी के सिक्के जारी करने पर, जब समुद्रगुप्त ने सिक्के जारी किए, समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद, शकों का जो उन्मूलन किए उसके बाद वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। तो मेरा ए नंबर आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। कौन? ए नंबर क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 24 में गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय विष्णु थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर में क्या बोलता है?
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? किस खुशी में सिक्के जारी किए थे दोस्त? तो ये किए थे किसके किए थे? शकों को पराजित करने के बाद जो खुशी हुई थी विजय की, जो शकों को पराजित करने के बाद जो विजय हुई थी, उसी खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए गए थे। किसके? शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 26 नंबर, मेहरैली। क्या है? मेहरैली जो दिल्ली में हुई थी स्थित लय स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? किस सदी में हुआ है दोस्त? तो ये हुआ है ए नंबर, चतुर्थ सदी में। ठीक है, किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 27 नंबर, क्या है? फहियान का और वेनसांग ने किसके राज्य को देखा? फहियान और वेनसांग जो थे वो किन राज्यों को देखा था? किन राज्यों को देखा है? तो ये चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। किसका? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। क्या? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। 28 नंबर में बोलता है कि धनवंती थे। धनवंती कौन थे? क्या धनवंती थे? कौन थे भाई? तो ये थे चंद्रगुप्त। क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नबरल में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नबरल में से एक ज्योतिष प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 29 नंबर। क्या कहता है कि गुप्तकालीन, क्या 29 नंबर बोलता है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 30 नंबर है, बोलता है कि बिलसड स्तंभ लेख किससे संबंधित है? बिलसड स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो किससे है दोस्त? यह है कुमार गुप्त से। किससे है? कुमार गुप्त से है। बिलसन स्तंभ जो है किससे संबंधित है? तो ये कुमार गुप्त से है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 31 नंबर। क्या बोलता है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो कौन है? निम्न में से कौन है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वह गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर में जाना जाता है। ठीक, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आता है, बोलता है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की जो गुफाएं है उनमें किन गुफाओं का निर्माण जो हुआ है वह किस गुप्त काल में हुआ है? कौन से गुफाओं का नाम है जो गुप्त काल में हुआ है? दोस्तों ये जो हुआ है वो हुआ है 16, क्या यहाँ पे सी होना चाहिए था, वहाँ पे ई लिखा गया है। या 16, 17 और 19 हुआ। 16, 17 और 19 हुआ है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 33 नंबर, बोलता है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में रहते थे? यानी कि अमरकोश एक पुस्तक है जिसके लेखक अमर सिंह है और वह किस दरबार के शासक थे?
किस दरबार से जुड़े हुए, शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो किससे जुड़े हुए थे? तो ये चंद्रगुप्त से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त से। और ये अमरकोश के लेखक थे अमर सिंह, जिनका नाम था। और शासक के दरबार से जुड़े हुए थे वो कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, उसके बाद हमारा 34 नंबर का होता है कि बोलता है गुप्त संबंध, जो कि 319 से 320 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संबंध जो थे 329 में 320 में हुआ था, और इसके जो प्रारंभ करने का जो श्रेय होता है वह किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, वो द्वितीय को था। ठीक ना, अमर सिंह के जो कविते अमरकोश जो लिखे थे उनका जो श्रेय अथी होता है वो अमर सिंह थे। और किस दरबार शासक से संबंधित थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। और ये जो है गुप्त संबंध जो कि 319 से 320 में प्रारंभ करने का श्रेय जो होता है वह चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त ने गुप्त संबंध का प्रारंभ जो हुआ वो किस उपलक्ष्य में किया है? तो किस उपलक्ष्य में किया है दोस्त? किस उपलक्ष्य में किया है? तो ये जो किया है वह अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। किस रूप में? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया है। ठीक ना, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, बोलता है कि 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रयाग प्रशांति अभिलेख का उल्लेख, प्रयाग प्रशांति अभिलेख का जो उल्लेख हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? जो हरिसेन जो थे किस शासक के दरबारी कवि थे? तो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार के दरबारी कवि थे वो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, क्या बोलता है कि 37 में गुप्त काल को प्राचीन का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? क्लासिक युग जो होता है क्लासिक, वह क्यों कहा जाता है गुप्त काल को? तो ये इसलिए कहा जाता है ना कि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसे भारत का क्लासिक युग कहा जाता है। क्यों? कला व साहित्य के क्षेत्र में ना वो बहुत आगे गए थे, इसलिए इन्हें भारत के प्राचीन क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा 38 नंबर बोलता है कि सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ के धमेक स्तूप का जो निर्माण हुआ और किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ है दोस्त? ये जो हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है। सारनाथ का जो धमलेख स्तंभ है वह किस काल में हुआ है? तो ये गुप्त काल में हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये दीनार कहा जाता था। क्या? दीनार। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दोस्त, ये लाइन आप तो पढ़ ही लिए होंगे क्या लिखा हुआ है, तो तनी इस लाइन पर ध्यान दीजिए। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए 40 नंबर यानी कि लास्ट हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है
क्या है क्वेश्चन, बोलता है 40 नंबर, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। एक ये काव्य है जो महाकाव्य जिसे कहते हैं, वह किस कवि ने लिखा है। तो दोस्त ये कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास ने। ठीक है, चलिए आज का वीडियो समाप्त हो गया।